चलिए, लो ब्लैक दो। नोट्स है किसी के पास? किसी नोट्स लाया बेटा? और मैंने कहा था कि मॉड्यूल और नोट्स दोनों मुझे चाहिए, स्पेसिफिकली मॉड्यूल्स प्रिंट किए हुए लाए। तुम्हारे को होना बेटा दोस्त, वैसे नहीं सुनेंगे तो। और टर्न टू चलिए, टेक अ प्रॉब्लम, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। समझ में आया क्या बोला मैंने? चुपचाप इधर ध्यान दो। प्रोपेलर ब्लेड्स, प्रोपेलर क्या होता है? प्रोपेलर ब्लेड्स इन एरोप्लेन आर 2 मीटर लॉन्ग। एयरप्लेन के एक प्रॉपर ब्लेड्स है जो कि 2 मीटर लॉन्ग है। When propeller is rotating at 1800 revolutions per minute, compute the tangential velocity of tip of the blade. Compute the tangential velocity of tip of the blade. फिर सेकेंड पॉइंट जो है, what is tangential velocity at a point midway between tip and axis. ओके, लीजिए बेटा, थोड़ी देर से मैं आपको लूँगा वापस। हाँ, तो ज़रा आप सोचिए इसको, और पहले तो मुझे बताइए कि प्रोपेलर ब्लेड्स का मतलब क्या होता है। What is propeller blades? पंखा? हाँ, चालू चाहिए। हाँ, वो जो एरोप्लेन में जो पंखे लगे रहते है ना, हेलीकॉप्टर को प्रोपेलर नहीं बोलेंगे, हेलीकॉप्टर का अलग आएगा। प्रोपेलर जनरली कैसा है, हाँ, जैसे कि प्लेन में जो सामने लगे रहते हैं,
है ना। दो टाइप के प्लेन्स आते हैं, एक प्रोपेलर प्लेन्स आते हैं और एक जेट प्लेन आता है। जेट प्लेन प्रोपेलर, पहले तो शुरुआत तो प्रोपेलर से ही हुई थी। जैसे कि आप देखते हैं छोटे जो विमान होते हैं, जो जैसा कि तो सेस्ना करके जो होते हैं उनके पंखों पे, वैसे बड़े बोइंग जो होता है जनरली जो बड़े बड़े जो होते हैं इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, आपने देखा होगा कि साइड में पंखों के पास गोल उसके विंग्स लगे रहते हैं, तो उसको प्रोपेलर ब्लेड कहते हैं। छोटे विमान जो होते हैं तो उसके सामने नोज पर आपको प्रोपेलर ब्लेड्स नज़र आते बने हुए, है ना। तो प्रोपेलर ब्लेड्स जनरली एक कहा जाएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं जाना चाहते, एक आप एवरेज स्पीड से जाना चाहते हैं, तो आप प्रोपेलर प्लेट्स के वाले प्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं। शुरू में वही प्लेन्स हुआ करते थे, बाद में जर्मनी ने जेट प्लेन का ईजाद किया। जेट प्लेन बोले तो क्या है कि भैया उसमें पीछे जैसे रॉकेट जैसी आग लगती है और वो जेट उसको आगे ढकेलता है ना। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे, कहानी तो नहीं बोलेंगे, इंसिडेंट है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात है, अराउंड आई थिंक वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात है या उसके आसपास। तो हुआ ये था कि उस वक्त तक सिर्फ प्रोपेलर प्लेन्स चलते थे। अगर पुरानी मूवीज़ आपने देखे होंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड से रिलेटेड, पर्ल हार्बर एंड सो, वो सारी मूवीज़ अगर आपने देखे होंगे तो उसमें नज़र आता है कि भैया सारे ऐसे प्लेन्स हैं जिनके नोज पर क्या है, पंखे लगे हुए थे। वो क्या करते, हवा को पीछे खींचते, सर ड्रैग करके पीछे खींचते, जिससे वो मदद मिलती उसको आगे बढ़ने के लिए। अब हुआ क्या कि जो कुछ अमेरिकन प्लेन्स हैं, वो कौन, एक और ना की तरफ उसको भेजो जल्दी, चलो जल्दी, तुमको 8:30 का टाइम बोलना था आज के दिन, है ना। 9 का बोल के फायदा नहीं, 9 से 9:30 करते तो। लगा बेटा दरवाजा। चलिए एमआर चुपचाप बैठ। तो अब हुआ ये सिचुएशन कि अमेरिकन प्लेन्स जा रहे थे चुपचाप अपनी स्पीड से, अचानक से उनके पास से एक जर्मनी का प्लेन गुजरा। जैसा कि ये अमेरिकन प्लेन है, तो जर्मनी का प्लेन गुजरा ऐसा स्पीड से एकदम। वो हैरान, भाई इतनी तेजी से क्या गुजरा यहाँ सामने से, नजर भी नहीं आया, एकदम बोले तेजी से भाग गया वो आगे। वो समझ में आ गया वो थोड़ी देर बाद, ये तो प्लेन है ना। तो वो जर्मनी का एक था उस वक्त, जैसे कि जर्मनी बहुत ज़्यादा वो कहा जाएगा टेक्नोलॉजी में एडवांस था, बहुत ज़्यादा, है ना। जैसे आज कहा जाएगा थोड़ा बहुत इजराइल जैसा है, उस मामले में जर्मनी उस वक्त बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस था। उसके पास एक से एक टेक्नोलॉजीज थी। उसके जो पैटर्न टैंक्स हुआ करते थे, मतलब जो मिलिट्री के टैंक्स होते थे ना, तो वो टैंक्स बोलेंगे तो 4-4, 5-5 उधर के उनके टैंक्स के बराबर होते थे। उसको फोड़ना इतना मुश्किल जाता था, वो लोग बहुत परेशान, उनको 3-3, 4-4 टैंक्स लाना पड़ता था उसको ख़त्म करने के लिए। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एडवांस थे टेक्नोलॉजी में, वो सारी चीज़ों में। तो उस वक्त जब वो जेट प्लेन एकदम तबादत से गुजरा, उसको सिर्फ एक काम था उसका कि इन लोग को डरा देना, और वो उसमें सक्सेसफुल हुआ है। वो आया, वो समझ गया कि भैया ये कोई चीज़ है जिसके पास बहुत ज़्यादा स्पीड है ना। तो अब इतनी ज़्यादा स्पीड है तो इसके साथ खेटना नहीं पुरेगा, जल्दी से भागो यहाँ से। तो वो फिर वहाँ से अमेरिकन प्लेन भाग गया। वहाँ पर सिर्फ एक प्लेन ने वो पूरी फ्लीट जो रहती है उनको भगा दिया था। तो वहाँ से फिर जेट प्लेन्स की जैसा कहा जाएगा फिर वो हुआ। फिर अमेरिकन से बोली ये है कि अब क्या प्लेन है इसमें, तो फिर पता चला कि इसमें रॉकेट का इंजन लगाया हुआ है, रॉकेट के जैसा इंजन लगाया हुआ है ना। तो फिर वो उन्होंने अपने प्लेन्स में भी लगाना चालू किए, और धीरे धीरे तो अमेरिका तो अब बहुत एडवांस कंट्री है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जेट प्लेन्स बना डाले। अब तो सबसे एडवांस उनके प्लेन्स है रशिया और अमेरिका के पास। तो खैर, तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लेन की जिसका प्रोपेलर ब्लेड है, मतलब उसके पंखे जैसे हैं कहा जाएगा। डायग्रामेटिकली अगर मैं कहूँ कुछ इस तरह से रहेगा कि देखो ये कुछ, अगर मैं 2 प्रोपेलर ब्लेड लेता हूं तो कुछ इस तरह से हाँ, तो कुछ इस तरह से वो प्रोपेलर ब्लेड्स रहेंगे जो गोल 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 घूमते हैं। और इसका जो टिप है वो क्या करेगा बेटा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, है ना। और जो इस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, प्रोपेलर ब्लेड की लेंथ के बराबर, जो कि कितनी है, 2 मीटर है। और आपसे कहा गया है कि देखो भैया ये जो प्रोपेलर ब्लेड है, जैसे कि हमने कहा उसकी लंबाई 2 मीटर है,
तो अगर उसकी लंबाई 2 मीटर है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि वही क्या है, उसका रेडियस है, और रेडियस कितना है उसका 2 मीटर माना जाएगा। ओके चलो मान लिया उसका रेडियस 2 मीटर है। और साथ ही साथ हमको यहाँ दिया हुआ है कि वो रोटेट कर रहा है 1800 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। मैंने हमेशा कहा है कि भैया क्या चीज़ दी गई है उसको हमेशा आप उसे यूनिट से पहचानो। रिवॉल्यूशंस पर मिनट, ये किसका यूनिट बताया था मैंने, कल ही की बात है। फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी का ये आपका यूनिट है, तो मैं कहूंगा ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है 1800 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, है ना, 1800 रिवॉल्यूशंस पर मिनट या आरपीएम। मगर हम उसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं 60 से डिवाइड करके उसको क्या करूंगा, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। जीरो गया, ये हो जाएगा 30 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, है ना, 30 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। ये मेरे पास क्या आ गई, लीनियर फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मुझे क्या पूछा गया है, मुझे सबसे पहले ये पूछा गया है कंप्यूट द टेंजेंशियल, मतलब यहां पर जो इस प्रोपेलर ब्लेड की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी पता लगा। तो कैसे पता लगाएंगे, वेरी इजी, v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, है ना, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई n। अच्छा ठीक है, r कितना है तो बोले 2 इंटू 2 पाई ही रहने देता हूं फिलहाल मैं, और n की वैल्यू क्या है 30। तो भैया अब ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 120 पाई। तो 120 पाई मीटर पर सेकेंड ये मेरे पास लीनियर वेलोसिटी आएगी। आई बात समझ में। फिर चलो ठीक है, ये इस टिप की बात चल रही थी, साथ ही साथ उन्होंने हमसे पूछा है कि आप ये पता लगाओ कि ये अगर कोई पॉइंट, जैसे सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया, व्हाट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन द टिप एंड एक्सिस। एक्सिस ये होता है, तो बोले ये पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा आपका, ये भी पता लगा लो। अरे बोले वो तो बहुत ही आसान है, बोले कैसे निकालेंगे, अरे बस इसमें रेडियस पिछली बार जो 2 मीटर था इस बार क्या हो गया 1 मीटर हो गया। तो अब आपका जो नया टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगा, फिर से वो r इंटू ओमेगा का फॉर्मूला लगाओ, इस बार r की वैल्यू 1 रखो, ओमेगा अगेन 2 पाई n, यानी 1 इंटू 2 पाई 30, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा 60 पाई। तो v इज इक्वल टू 60 पाई मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। आया समझ में, ठीक है। सो दिस इज इट, है ना, ये हमारा प्रॉब्लम का आंसर है। तो लिखो फटाफट। अभी रुको, रुकाओ, बहुत लेट हो गया। बिठा दो ये रूम में अभी। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कौन सा टाइटल आ रहा है? फाइव पॉइंट 3। अच्छा एज अ डिफरेंट वो है ना वो, ठीक है, वेरिएबल्स खत्म हुआ अभी, है ना, ओके। तो 5.3 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया लिखना बेटा।
बी फास्ट. सो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? सीधी सीधी बात, सीधा वर्ड, एक्सेलरेशन क्या होता है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन इसके बाद है ना, चेक करना एक बार. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बाद एंगुलर, बताना एक मिनट लिस्ट. अच्छा, इसी के अंडर देखना पड़ेगा उसको, वेरिएबल्स में आएगा वो. सॉरी, हाँ वो मैंने जंप कर डाला. एक वेरिएबल्स बाकी है अभी, एक एंगुलर एक्सप्रेशन बाकी है. और वो एंगुलर एक्सप्रेशन कौन से नंबर का आएगा? वो लिस्ट लिखाऊंगा पहले मैंने. 5.8. ओके, नहीं 5.2.8 ऐसा आएगा, है ना. चलो इसको 8 बोल सकते हैं सिंपली. एंगुलर एक्सेलरेशन ये बाकी अपना है ना. ठीक है, चलो बेटा, सीधी सीधी अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है? तो वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मगर भैया यहां क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है. तो ये क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हम लोग कहेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is called as angular acceleration. उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको डिनोट करते हैं बाय सिंबल अल्फा. अब ऐसा है कि मैं सबसे पहले एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन पे फोकस करूंगा. एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन. तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा इज इक्वल्स टू ω2 माइनस ω1 अपॉन T2 माइनस T1, है ना. चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी. या फिर देखो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पाई n2 माइनस 2 पाई n1 अपॉन जस्ट टी. इमेजिन कर लो कि ओमेगा को आप 2 पाई n लिख सकते हैं और डेल्टा टी को मान लो आप सिर्फ टी लिख रहे हैं. डेल्टा टी को इमेजिन कर लो आप क्या लिख रहे हैं? सिर्फ टी. तो 2 पाई n2 माइनस n1. अब ये कहां से टपका बेटा? कल की बात है ना. अपन जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने लिख कर दिया था नोट में, दिस इज ऑल्सो वेल नोन रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी. अमजद पानी रखना दो. तो यहां पर ओमेगा को 2 पाई n लिख सकते हैं, दैट्स वाई 2 पाई n2 माइनस 2 पाई n1. तो भैया 2 पाई को निकालो कॉमन, n2 माइनस n1 अपॉन टी. तो ये हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है. 2 पाई n2 माइनस, है ना, n1 अपॉन टी. आया समझ में आपको? है ना. तो ओके ठीक है, ये तो था एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. अब अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना है तो क्या होगा? तो भाई वैसी लिमिट जो होगी इसकी 0 के करीब हो जाएगी. लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. फिर मैं बोलूंगा ठीक है भाई, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन. तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा? लिमिट जो होगी टाइम की वो बहुत छोटी हो जाएगी. लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0.
डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। आप कैलकुलेट तो करेंगे डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, बट प्रॉब्लम ये रहेगी कि टाइम की लिमिट जो है बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। अब अगर टाइम की लिमिट बहुत ज्यादा छोटी हो गई तो सादे सब ये इसका डिवीजन से कैलकुलेट हो सकता है क्या? वो नहीं, उसके लिए डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो मैं यहां लूंगा डेरिवेटिव, तो इसीलिए इसको स्पेशल फॉर्मेट में लिखेंगे डी ओमेगा अपॉन डी टी, वेयर ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ टाइम, जहां ओमेगा जो है टाइम का फंक्शन है। ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ टाइम। आया समझ में आपको? और रही बात इसके डायरेक्शनैलिटी को लेकर, अगर मैं इसकी डायरेक्शनैलिटी की बात करूं तो डायरेक्शनैलिटी इसकी राइट हैंड रूल से नहीं दी जाती। डायरेक्शनैलिटी इसकी राइट हैंड रूल से नहीं दी जाती है, उसकी डायरेक्शनैलिटी आपको एक अलग मेथड से दी जाती है। बोले वो क्या? तो देखो उसमें दो सिचुएशन अराइज होती हैं। देखो तो इसमें सबसे पहले डायरेक्शनैलिटी में दो केसेस आएंगे। केस नंबर 1, मान लो क्या हो रहा है भैया कि हमारा ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो होगा क्या? उसकी एंगुलर स्पीड ऊपर की तरफ रहेगी। एंगुलर स्पीड क्या रहेगी? ऊपर की तरफ रहेगी। अब ऐसा है, अगर पंखे अपनी स्पीड्स बढ़ाते हैं, यानी ओमेगा बढ़ता है अगर, है ना, जैसे हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर अपने ब्लेड्स की स्पीड को बढ़ाता है, गोल गोल घूमते हैं ना उसकी ब्लेड्स ऊपर। तो अगर हेलीकॉप्टर अपने ब्लेड्स की स्पीड को अगर बढ़ाता है तो ये स्पीड उसको क्या होगा? उससे फर्क क्या पड़ेगा? वो और ऊपर जाएगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही जाएगा वो। मतलब ये जो वेलोसिटी में बदलाव आया उसने उसको और ऊपर यानी ओमेगा की ही डायरेक्शन में जाने के लिए उसने क्या किया? सपोर्ट किया उसको। तो इसीलिए अगर इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, अगर ओमेगा बढ़ रहा है, देन अल्फा लाइज इन द सेम डायरेक्शन as that of omega, as that of omega। तो अल्फा जो लाई करेगा वो सेम डायरेक्शन में लाई करेगा as that of omega, है ना। आप याद करो, आपने सादा मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था, याद है? तो उसमें लीनियर मोशन के बारे में आपने पढ़ा था, उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन निगेटिव एक्सेलरेशन पढ़ा था आपने। अगर आपको याद होगा कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। हम कहते हैं इसको एक्सेलरेशन को पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि वो मोशन को सपोर्ट कर रहा है, वो उसी डायरेक्शन में उसको और आगे ले जाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। और अगर मेरा इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और मैं एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा तो उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, उसे अपोज कर रहा है। तो वही सवाल, सेम सिचुएशन यहां पर आई। यहां पर क्या है? पिछली बार वो लीनियर वेलोसिटी थी और लीनियर एक्सेलरेशन था, इस बार वो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन है। कि भैया अब अगर स्पीड बढ़ रही है, जब 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 बढ़ रही है, तो क्या होगा कि ओमेगा का डायरेक्शन ऑलरेडी ऊपर है कि नहीं? तो अल्फा उसको क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है कि भैया हाँ तुम ऊपर जाओ करके, है ना। अब वहीं अगर मान लो कि धीरे धीरे ब्लेड्स ने अपने स्पीड कम करना चालू कर दी तो क्या होगा? नीचे आ जाएगा वहां पर। तो मैं कहूंगा इस बार अल्फा क्या कर रहा है? वो सपोर्ट कर रहा है क्या ओमेगा को? नहीं, वो तो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो केस सेकंड में क्या आएगा फिर भैया? तो केस सेकंड में ये आएगा कि इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है देन अल्फा लाइज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ ओमेगा, जिसको मैं ऐसा बता सकता हूं, ये आपने साइड में बनाना वो डायग्राम,
मेरे पास थोड़ी जगह नहीं छोड़ा था मैंने। तो मान लो अब ये ऐसा है कि ओमेगा ऊपर ही की तरफ रहेगा, मगर अब अल्फा नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि अल्फा क्या कर रहा है, ओमेगा को अपोज कर रहा है, उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। आप एंगल के फॉर्मेट में भी देख सकते हैं कि जब आपका ओमेगा इंक्रीज हो रहा था, है ना, तो आपका अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में था, यानी एंगल उनके बीच का क्या होगा, 0 डिग्री। जब है ना ओमेगा डिक्रीज हो रहा था, अल्फा नीचे की डायरेक्शन में, तो देखो आपको ओमेगा का डायरेक्शन तो उसके सेंस ऑफ रोटेशन, सॉरी सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन से है कि अगर वो ऐसा ऐसा घूमेगा तो ओमेगा ऊपर ही रहेगा, चाहे बढ़ता हुआ हो चाहे कम होता हुआ। मगर अल्फा का क्या है, चेंज से डिपेंड करता है। अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो ऊपर की तरफ, ऊपर भी नहीं बोलना चाहिए अपने को, ओमेगा की डायरेक्शन में बोलना चाहिए, और अगर कम हो रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। आया समझ में? अब मैं कहूंगा ठीक है भाई, इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, इसका एसआई यूनिट आएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या आएगा, तो डायमेंशन आपके अल्फा का वो आएगा जस्ट t-2, बिकॉज रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और सेकेंड का स्क्वायर t-2। आई बस में? ठीक है, चलो लिख लो। चलो अमजद सबको खोल बेटा। हुआ बेटा? चलिए इसमें बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। The angular speed of a motor increases from 600 RPM to 1200 RPM in 10 seconds. In 10 seconds. First off, what is
एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज 600 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड इज 60 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, थर्ड इज 60 रेडियन per second square, and last option is 2 pi radian per second square. ओके, तो हमारे पास सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या थी? 600 आरपीएम, देन 1200 आरपीएम. रिमेंबर, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है. मुझे कैसे पता चला ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है? उसके यूनिट्स को देखकर. तो मैं यहां पर सॉल्यूशंस में लिख सकता हूं, है ना. अब देखो यहां पर जो मैंने हमेशा कहा था कि कई बार भटक जाते हैं अपन इसको, सेंटेंस के हिसाब से देखो. द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर इंक्रीजेस फ्रॉम 600 आरपीएम टू 1200 आरपीएम. फर्स्ट शॉट में कोई भी क्या समझेगा कि ओमेगा दिया हुआ है ना. वो बोलेगा ओमेगा 1 क्या है? 600 आरपीएम. ओमेगा 2 क्या है? 1200 आरपीएम, है ना. बट कभी भी ओमेगा आरपीएम में होता है नहीं, वो तो रेडियन पर सेकंड में होता है. तो बोले फिर कैसा? तो बोले ये असल में लीनियर फ्रीक्वेंसी है. क्या लिखा हुआ है? लीनियर फ्रीक्वेंसी. तो लीनियर फ्रीक्वेंसी कितना होगा? N1 इज इक्वल्स टू 600 आरपीएम. अब मुझे आरपीएस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? उसको 60 से डिवाइड करूंगा, तो वो आरपीएस होगा, यानी कि 10 आरपीएस. फिर उसके बाद अगर देखा जाए बेटा, दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या दी है आपको? 1200 आरपीएम. उसे आरपीएस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 20 आरपीएस. और टाइम कितना दिया हुआ है आपको? 10 सेकेंड्स. अब देखो यहीं पर एक फॉर्मूला मौजूद, कहाँ गया? अच्छा, इरेज कर दिया मैंने. वो जो एवरेज का फॉर्मूला था 2 पाई N2 माइनस N1. हाँ, अच्छा, डी ऑप्शन आ रहा है सर. ओके, तो अल्फा इज इक्वल्स टू, जैसे हम जाते हैं क्या है कि 2 पाई N2 माइनस N1 अपॉन टी. तो 2 पाई N2 माइनस N1 यानी कि 20 माइनस 10 अपॉन टी. टी कितना दिया हुआ था आपको? 10 सेकेंड. अगेन देखो 20 में से 10 गए, बचे 10. 10 अपॉन 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो अल्फा इज इक्वल टू क्या बच जाएगा? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. लिख लो. बेटा आपकी स्पीड बढ़ाइए, आप बहुत स्लो स्पीड है आपकी. बीच का कॉलम हो गया.
हुआ ये इधर का सभी का। देखो बेटा, आपको याद होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जब आप एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे थे तो मैंने हमेशा कहा था कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए या कभी कभार टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है काइनेमेटिकल इक्वेशंस की। याद आया वो काइनेमेटिकल इक्वेशन? बेसिक 3 थे उसके। v इक्वल्स, पहला एक क्या था? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, या एक्स में लिए थे अपन ने, है ना? थोड़ा सा अपन ने उसके u की जगह v0 बोले थे अपन ने, है ना? सिमिलर टू दैट वो लीनियर एक्सेलरेटेड मोशन था। और यहां जब आप एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, है ना, एंगुलर, तो ये एंगुलर एक्सेलरेटेड मोशन है, तो भैया यहां पर भी उन काइनेमेटिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है ना, बिल्कुल उसी की तरह। तो मैं यहां नोट करके एक चीज लिखना चाहूंगा आपके सामने, एज इन लीनियरली एक्सेलरेटेड motion, kinematical equation can be used in evaluating various factors similar to that here kinematical equation can be used as given below। तो सबसे पहले मैं यहां पर लीनियर मोशन के इक्वेशंस लिखूंगा और यहां पर एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं आप, सर्कुलर मोशन के लिए इक्वेशंस लिखेंगे, बिल्कुल उसके काउंटर उसके वैसे ही लिखेंगे आप एंगुलर सर्कुलर मोशन के लिए। जैसे कि आपके पास एक इक्वेशन था डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए, x इज इक्वल्स टू v0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना? इनमें से कौन कौन सी चीजें जो वेक्टर क्वांटिटी है? तो बोले डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब यही फॉर्मूला अपना सर्कुलर मोशन में रूप कैसे बदलेगा? तो बोले इसी फॉर्मूले का रूप सर्कुलर मोशन में ऐसा लिखा जाएगा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। अब स्मॉल ए की जगह क्या आ गया? सिर्फ अल्फा आ गया, है ना? और v0 की जगह ओमेगा 0 और x की जगह थीटा, क्योंकि x क्या है यहां पर? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, v0 क्या है? लीनियर इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा 0 क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, स्मॉल a क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। सिमिलर टू दैट मेरे पास एक और फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू v0 प्लस ए टी, है ना? इसी के एनालॉगस, एनालॉगस मतलब होता है उसके जैसा, इसी के एनालॉगस यहां पर क्या आएगा? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। असल में ये वही वाला फॉर्मूला जो मैंने वहां लिखा था पहले, है ना? अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बोलते हैं ना अपन, वही है। तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, या ओमेगा 2 ओमेगा 1 भी बोल सकते, फर्क नहीं पड़ता आपको। तीसरा, जैसे कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as था, वैसे ही यहां पर तीसरा फॉर्मूला क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। देखो, आप इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा 0, फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा ऐसा भी लिख सकते हैं, या इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा 1 और फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा 2
जैसे कि मैंने वहां लिखा था वैसा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि अब हम लोग जब एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं तो उसका इस्तेमाल भी आना चाहिए काइनेमेटिकल इक्वेशंस में, है ना। तो ये इस पर रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स आते रहते हैं जो अब हम अभी देखेंगे। फिलहाल लिख लीजिए। बताइएगा नोट्स। A fan is rotating at 90 RPM। तेरे को बाहर जाने का है, तेरे को बाहर जाने का है। A fan is rotating at 90 RPM. It is switched off. It stops after 21 revolutions. Calculate the time taken by it to stop assuming frictional torque is constant। फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट मतलब उसको जो रिटार्डिंग फोर्स है लगातार, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको स्पीड कम करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, फोर्स। उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, रिटार्डिंग फोर्स। तो वैसी कोई जिस चीज़ जब गोल घूम रही है तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा, रिटार्डिंग टॉर्क, है ना। मतलब जैसे कोई चीज़ अगर इधर गोल गोल घूम रही है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मुझे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिटार्डिंग टॉर्क लगाना पड़ेगा ताकि वो उसकी स्पीड को क्या करे, कम कर सके। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि उस पर रिटार्डिंग टॉर्क कैसा है, कांस्टेंट है। तो उससे क्या होगा, अगर रिटार्डिंग टॉर्क कांस्टेंट है
दैट मीन्स उसका जो एक्सेलरेशन रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी अल्फा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जी बेटा, थैंक यू। कि एक फैन रोटेट कर रहा है पहले 90 आरपीएम की स्पीड से, यानी लीनियर फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है 90 आरपीएम। कुछ देर के बाद 21 रिवॉल्यूशंस परफॉर्म करने के बाद वो रुक गया, है ना। फाइनल कितना हो गया फिर स्पीड उसका, 0। तो मैं यहां लिखूंगा सबसे पहले मेरे पास क्या क्या है। तो बोले भैया देखो N1 है मेरे पास। तो बोले N1 कितना है, तो बोले वो है 90 आरपीएम। अच्छा, उसको अगर मैं आरपीएस में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 60 से डिवाइड करो आरपीएस, यानी कि वो क्या हो जाएगा 3/2 आरपीएस, है ना इनिशियली। बाद में क्या हुआ, वो रुक गया, तो N2 कितना हुआ, 0। अब ऐसा है वो कितनी देर के बाद रुका वो हमसे पूछा गया है कि उसको कितना टाइम लगा होगा रुकने के लिए। अब उसे कैलकुलेट करने के लिए हमको उसने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दिया। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने बताया उसने, 21, है ना। 21 रिवॉल्यूशंस उसे परफॉर्म किया है। अब देखो यहां पर आपके दिमाग में आ रहा हूं साला कौन सा इस्तेमाल करना। आपके दिमाग में हिट हुआ होगा अल्फा इज इक्वल टू 2π n2 - n1 अपॉन टी, नो डाउट। या इसको हम लोग कैसे अल्फा बोले तो इसी का फॉर्म, जैसे मैंने कहा था वो फॉर्मूला इसमें से जन्म लिया उसने। तो अब ऐसा है कि नो डाउट मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, अल्फा इज इक्वल टू 2π n2 - n1 अपॉन टी। मुझे टी निकालना है, ये मुझसे पूछा गया है, ये n2 और n1 दिया हुआ है, ये तो कांस्टेंट है, मगर अल्फा क्या होगा ये मालूम है कि अपने को नहीं। मतलब सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्फा मालूम करना पड़ेगा। अब वो अल्फा कैसे मालूम होगा यार, तो बोले अल्फा फॉर्मूला अपने अल्फा जो मालूम होगा हमें इस फॉर्मूले से मालूम होगा। बोले ये ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बताते हैं आपको थोड़ी देर। यूजिंग आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, ω2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ω1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। ओके ठीक है, मान लिया। ω2 कितना है, या फिर मैं थोड़ा और उसको एलैबोरेट करके लिखूंगा, तो 4π स्क्वायर n2 का स्क्वायर 4π स्क्वायर n1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपका n2 कितना है, तो बोलेंगे यार n2 तो 0 है। n2 कितना है, 0 है। अब अगर n2 0 है तो यहां मैं 0 डालूंगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू 4π स्क्वायर। अच्छा, अब आई बारी n1 की, तो बोले n1 कितना है, 3/2 है। उसका वैल्यू डालो तो वहां पर कितना हो जाएगा फिर 9/4 प्लस 2 अल्फा। अल्फा तो निकालना है। बोले सर थीटा नहीं है ना। अरे बेटा एक याद कर, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या था, थीटा अपॉन ट्वाइस पाई था, है ना। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इंटू ट्वाइस पाई, या 2π × n लिख सकते हैं ना अपन। हाँ, तो बोले भैया इसकी जगह लिखेंगे आप 2π × नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। देखो ये 4 और ये 4 क्या हो गया, कैंसर। तो फिर मैं बोलूंगा क्या बचा फिर, तो बचा ये 0 इक्वल्स टू 9π स्क्वायर प्लस, देखो अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने दिए अपने को, 21। अच्छा, 4 × 21 कितना हो जाएगा, 84। तो फिर वो हो जाएगा 84 पाई अल्फा, है ना। देखो 2 2 ज़ा 4 और n की वैल्यू मैंने 21 डाला, तो वो क्या हो गया 84। ये पाई जैसे के वैसी और ये अल्फा जैसे के वैसी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं देयरफॉर अल्फा 84 पाई अल्फा इज इक्वल टू -9π स्क्वायर। 84 पाई अल्फा -9π स्क्वायर, मतलब सिंपली इसको इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने। तो फिर क्या होगा, पाई और ये पाई हो जाएगा कैंसल, 84 को उधर भेज डालो। तो मैं यहां लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू -9π अपॉन 84। चल भाई ये अल्फा आ गया, आता पुढे काय, तो बोले भाई आपने वो क्या था फॉर्मूला, वो अल्फा इज इक्वल टू 2π × n2 - n1
अपॉन टी, तो t इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा 2 पाई n2 माइनस n1 अपॉन अल्फा। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई n2 कितना बेटा 0, n1 कितना है 3/2 अपॉन अल्फा कितना है, अल्फा कितना है माइनस 9 पाई अपॉन 84। अब ये पाई और पाई क्या हो जाएगा कैंसिल। अच्छा देखो आगे क्या होता, फिर आप कर लो कैलकुलेट आगे क्या हो रहा। तो चलो ये स्टेट बोर्ड का प्रॉब्लम है। तो स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस असल में अपने बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए उसको ध्यान रखना। कल मैं होमवर्क देने वाला हूं, तो इसीलिए मुझे सभी के पास मॉड्यूल्स चाहिए। जिसके पास मॉड्यूल नहीं रहेगा वो बाहर बैठा रहेगा। ट्वेंटी 28 आर आंसर, 28 सेकेंड्स। ठीक आया समझ में। सो दिस इज इट। ये था हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेटेड। अभी हमारा यहां पार्ट वेरिएबल्स का कंप्लीट हुआ। कल जो हम लोग देखेंगे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड इट्स रिलेशन और रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन देखेंगे। और कल हमारा जो पहला पार्ट है चैप्टर का वो कंप्लीट होगा, जिसको हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो कि हमारा मोशन इन अ प्लेन में था। ओके तो वो मतलब ऐसा समझो कि एनसीईआरटी का जो टॉपिक है वो पहला एनसीईआरटी मोशन इन अ प्लेन का जो पहला टॉपिक है, मतलब सर्कुलर मोशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा कल इंशाल्लाह हमारा। और कल हम लोग मतलब एग्जैक्ट 8:30 बजे ही स्टार्ट करेंगे। आज तो चलो बारिश वारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो आज थोड़ा सा हम लोग ने थोड़ा लेट चालू किए। ओके बाकी का देखते हैं कल।